आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो आपके एसएससी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, यूपीपी, अग्निवीर तमाम ये एंट्रेंस एग्जाम्स में आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं आपके लिए। आप देखिएगा इनको, अगर इन्हें आप सीख गए तो क्वेश्चन आपकी पहुँच से कोई बाहर नहीं रहेगा। ठीक, तो देखो पहला क्वेश्चन है, जब एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है। क्रय मूल्य कौन सा होता है? जिस पे हम किसी चीज़ को खरीद के लाते हैं, और विक्रय मूल्य कौन सा होता है? जिस पे हम उसको बेचते हैं। ठीक है ना? तो उन्होंने कहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस मान लें, उस वस्तु के विक्रय मूल्य से किससे कंपैरिजन हो रहा है? विक्रय मूल्य से। तो जिससे कंपैरिजन होता है ना, उसी को एक्स मान लेना। तो देखिएगा सॉल्यूशन इसका, माना विक्रय मूल्य एक्स मान लिया मैंने, और क्रय मूल्य क्या है? इसे 30% क्या है? कम है, तो इसका पहले 30% निकालो। तो देखो परसेंट जब दिया हो ना, हमेशा याद रखना परसेंट का सिंबल या निशान जो दे रखा है तो समझ लेना 100 नीचे आना है। और किसका निकालना है 30%? एक्स का ना, मल्टीप्लाई एक्स, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या रह गया? 3x/10। ये 30% है, और इतना अगर कम कर दूं किसमें से? इसमें से, विक्रय मूल्य में से, तो क्या बन जाएगा मेरा? क्रय मूल्य। जो क्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य से 30% कम है, तो आपका क्रय मूल्य क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया आपका विक्रय मूल्य में से 30% यानी 3x/10। माइनस कर दो। कैसे करते हैं ध्यान देना, इसका मल्टीप्लाई इससे करो या एलसीएम लेके, एक ही बात है। 10 का मल्टीप्लाई x से 10x, और 10x में 3x जाएगा, कितना बचेगा? 7x। 7x/10 ये आपका क्रय मूल्य हो गया। तो परसेंटेज लाभ पूछ रहा है। अच्छा, लाभ कैसे निकालेंगे? लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य यानी जो चीज़ हमने बेची है वो ज़्यादा की बिकी हो और खरीद के हम कम की लाए हों। तो नहीं, लाभ हम जब निकालते हैं तो विक्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही तो करते हैं। 8th क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसका, तो कर देते हैं। विक्रय मूल्य आपका कितना है? x है, और क्रय मूल्य कितना है आपका? क्रय मूल्य मैंने ये निकाला है 7x/10। समझ गए? मल्टीप्लाई इससे करो सिंप्लीफाई, 10 का मल्टीप्लाई x से 10x में 7x गया 3x, 3x/10 ये लाभ आ गया। अब लाभ आ गया, अब कितने परसेंट है? लाभ परसेंट निकाल दो। तो देखो याद रखना, हमें निकालना है ये कितना परसेंट है, तो यानी 3x/10। अब परसेंटेज निकालना होता है तो याद रखना 100 का मल्टीप्लाई करना होता है, और परसेंटेज दिया होता है तो 100 से डिवाइड करना होता है। इसको सदैव याद रखना, ठीक है? और किस पे निकालते हैं? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य मेरा क्या है? 7x/10 है ना, देखो अपॉन 10, 7x/10 है, तो 10 कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। सॉल्व करना है बस, 10 से 10 कैंसिल कर दो, एंड x से x कैंसिल कर दो। कितना बचता है ऊपर? देखो 100 का मल्टीप्लाई 3 से तो 300 हो गया। नीचे क्या है? 7 से डिवाइड कर लो आप, डिवाइड तो आपको अच्छे से आता होगा, तो 42.86% इतना लाभ होगा। ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया ना? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान देना है आपको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक राशि, एक कोई धनराशि है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में 6 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह राशि 216 गुना हो जाएगी? बात समझ में आ गई? सिंपल क्वेश्चन है। देखो, उस धनराशि को हम मान लेते हैं, माना धनराशि जो पैसा हम ब्याज पे दे रहे हैं या ले रहे हैं x है, सही है। और क्या कह रहा है? 4 वर्ष में, तो समय कितना हो गया? 4 वर्ष, और वो हो जाती है 6 गुना। 6 गुना हो जाती है, यानी ये क्या हो गया? आपका मिश्रधन हो गया। जब कोई भी आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, जब आपको मिलता है पैसा तो ब्याज भी उसमें ऐड होता है ना, तो वो क्या होता है? मिश्रधन। तो मिश्रधन दे रखा है हमें कितना? वो कह रहा है 6 गुना। किसका? अपने खुद का, यानी x हमने जमा किया था, उसका 6 गुना में मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा मिश्रधन? 6x। अब तुम्हें चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला पता होगा,
ब्याज डायरेक्ट नहीं निकलती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मिश्र धन इज इक्वल टू मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय, ये होता है। आपको अच्छे से याद होगा, यही होता है ना। तो मिश्र धन मेरा कितना है, 6x है, 6x लिख दिया जी। मूलधन कितना है मेरा, x है, ठीक है। 1 प्लस दर बार मुझे नहीं पता, मैंने रेट मान लिया r अपॉन 100, और समय तो मुझे पता है 4 वर्ष है, तो 4 लिख लिया मैंने। देखो x से x कट जाएगा क्योंकि इसके नीचे आएगा। अब देखो सुनो, ध्यान देना मेरी बात को, ये इधर पावर 4 है, इधर 6 है, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ देखिएगा ध्यान से, 6 की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100। इसको समझना है आपको, ऐसे समझ लो जैसे x इज इक्वल टू 5 की पावर 1/3 है, या 3 है, यो मान लो, यो 3 है, ठीक है। ये पावर अगर इस पे आएगी तो अपॉन में होके आएगी, 1/3 की पावर 1/3 इज इक्वल टू 5। समझ गए। तो ये 4 कहाँ पे पहुंच गया, 6 की पावर 1/4 बन के पहुंच गया। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो इसको। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब देखो, अब आगे वो क्या कह रहे हैं, कितने वर्षों में वही राशि 2 से 16 गुना हो जाएगी, 2 से 16 गुना। तो देखो 2 से 16 गुना, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, 2 से 16 x, मिसिंग पे 2 से 16 गुना कर रहा है ना वो, x 1 प्लस रेट तो वही है अपॉन 100, कितने समय में, मानो n वर्षों में होता है, n में, n मान लिया मैंने, कितने सालों में हो रहा है, n में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। x से x कट गया। अब बहुत गौर से देखिएगा, 2 से 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, याद रखना, 2 से 16 के जब तुम फैक्टर करोगे तो 6 गुणा 6 गुणा 6 ऐसे आएगा, 6 गुणा 6 गुणा 6, प्राइम फैक्टर करोगे ना इसके अभाज्य गुणनखंड, तो आपको मिल जाएगा। तो ये इसे क्या लिख सकता हूँ, 6 की पावर 3, बात समझ में आ गई ना, इज इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n, ठीक है। अब एक चीज बताओ, तुम ध्यान देना मेरी बात को, 6 की पावर 3 तो है ही है, चलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है किसी को। 1 प्लस आर अपॉन 100 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान दो, ये लिख सकता हूँ 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर क्या है, इज इक्वल टू क्या है, 6 की पावर 1/4, ठीक है ना। बात समझ में आ गए। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 6 की पावर 1/4, और की पावर n है ही है। बोलो, यहाँ तक समझ में आ गया ना भाई। इसकी जगह मैंने ये रख दी वैल्यू। अब पावर जो होती है कहाँ पर जाती है, इसके अपॉन में, ठीक है ना। तो इसे हम लिख सकते हैं कैसे, 6 की पावर 3/n इज इक्वल टू 6 की पावर 1/4। अब हमने पावर्स पढ़ रखे होंगे पावर के बारे में, जब दोनों का बेस इक्वल है, देख रहे हो ना, बेस इक्वल है इन दोनों का, ठीक है, और बीच में इक्वल लगा है, तो इनकी पावर क्या होंगी, सेम होंगी ना। तो बेस से बेस हटा दो, यानी पावर सेम कर लो, यानी 3/n इज इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से आपको n इज इक्वल टू निकल के आएगा 3 × 4 12, यानी 12 वर्ष में ये कारनामा हो जाएगा। 12 वर्ष में वो धनराशि 2 से 16 गुना हो जाएगी। समझ में आ गया ना। प्रैक्टिस करिएगा एक बार जरूर, बिना देखे, पक्का समझ में आएगा। और ये ब्याज वाले क्वेश्चंस आते हैं, और कर लेते हैं। देखो, उन्होंने कहा है कि 1008 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। 8th क्लास में बहुतायत में मात्रा में क्वेश्चंस हैं इस टाइप के, आपने किए हो तो आप 8th क्लास की किताब लेना, उसमें वर्गमूल और वर्गमूल ये सब उसमें दे रखा है। तो देखो, इस हालत में करते क्या है, इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, बहुत आसान है। देखो कैसे, 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 10, 0 2 4 जा, फिर 2 से भाग दे दो,
2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से दे दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, फिर 2 से जा रहा है, 2 छिक्के 12 और 2 तिया 6। अब 2 से नहीं जाएगा ना, अब 3 से दे दो, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो इसके फैक्टर जो आए वो क्या आए, 2 2 के कहें 1 2 3 4, 4 है ना, तो 1 2 3 4, 3 3 के 2 हैं, 3 गुणा 3 गुणा 7 हो रहा है। अब बताओ, जब भी हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं तो उसके जब फैक्टर करते हैं तो 2 2 के पेयर में से लेते हैं। एक पेयर तो ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, इसका जोड़ा नहीं बनना है। या तो एक और आ जाए या ये चला जाए। जाएगा कब, जब इसको मैं पूरे को कैसे डिवाइड कर दूंगा, 7 से, तभी तो कटेगा। अब 7 से मैंने डिवाइड किया, 7 7 चला गया, अब क्या बचा, अब तो मेरा आराम से पूर्ण वर्ग आ गया। देखो इसका वर्गमूल लिया जा सकता है ना, 2 इस पेयर में से 2 ले लो, एक इस पेयर में से 2 ले लो और एक इसमें से 3 ले लो, तो 2 दूनी 4 दिया 12, 12 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा अगर मैं संख्या में 7 से डिवाइड कर दूं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 7। अतः 7 से विभाजित करना होगा। सात से भाग देते क्या होगा, हमारे पेयर बन गए। अच्छा, ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से भी आ सकता है, इसको ध्यान देना कि 1008 को किस संख्या से गुणा किया जाए के गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो गुणा का मतलब है हमें संख्या लानी है। इसमें क्या था, भाग में हमें हटानी है। तो देखिए पेयर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, 7 का एक और चाहिए ना, 1 और 7 का चाहिए, तो 1 और 7 का आ जाएगा, तो 7 का ही गुणा करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसका पेयर बना दो, जोड़ा बना दो। भाग में तो हटाना पड़ेगा और गुणा में लाना होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिएगा, ऐसे लिखा हुआ है कि इसका मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप डेसिमल को हटाएंगे। डेसिमल हटाने के रूल्स मैं आपको बता दूं, देखो सुनो। जैसे ये है 0.02 है, पॉइंट के बाद कितने प्लेस हैं, कितनी संख्या है, 1 और 2 है ना, तो इसका पॉइंट ऊपर वाले का हटा दो, 2 जीरो वाले का भाग दे दो, 1 के साथ 2 जीरो, 1 के साथ 2 जीरो क्या होता है, 100 ही तो होता है, तो डेसिमल हट गया। अब इसे डिवाइड करो, यही मिल जाएगा। अगर ये होता, इसका डेसिमल हटाना है तो कितने अंक हैं, 1 2 3 है ना, तो 3 वाले का भाग दे देंगे, 3 वाले का भाग का मतलब 1000, 1000 ही तो होता 3 जीरो वाला। अब हटाएंगे, डेसिमल हट गया, तो ये क्या होगा, जीरो तो बेकार हो गए, 25 हो गया। तो इसी तरह मैंने देखा कि मैं जब इसको डेसिमल हटाऊंगा, इसके पीछे कितने डिजिट हैं, गिन लो पहले, 1 2 3 4 5 6, तो इसके नीचे डिवाइड करना पड़ेगा 6 जीरो वाले का। तो एक तो है ये, 1 जीरो 2 3 4 5 6, दशमलव के बाद जितने स्थान उतनी जीरो होनी चाहिए, और डेसिमल ऊपर वाले का हटा दो। हटा दूंगा तो ये जीरो तो बेकार हो गई सब की सब, ऊपर क्या बचेगा 441। बोलो हाँ, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। 441 का मैं जानता हूं कितना होता है, 21 गुणा 21, समझ गए, 21 गुणा 21 441 होता है। वैसे ही प्राइम फैक्टर करके देख लो तो आपको यही मिलेगा। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूं, ये 3 और ये 3, यानी 1000 गुणा 1000 लिख सकता हूं ना, तो देख लो 1 2 3 4 5 6, यानी इसको मैं इस तरह से 2 फैक्टरों में लिख सकता हूं। अब जब वर्गमूल लेते हैं, यानी अंडर रूट का निशान क्या है, वर्गमूल, तो उस जोड़ा में से एक ले लेते हैं। जोड़ा में से ऊपर वाले में से कितना आ गया, 21 आया एक, और नीचे वाले में से 1000 आ गया। ठीक है, अब इससे हम भाग दे दें तो क्या जीरो है, 1 2 3, तो 3 प्लेस डेसिमल इधर जाएगा, डिवाइड में इधर जाता है और मल्टीप्लाई में इधर जाता है। कितने स्थान जाता है, जितनी जीरो होती हैं। तो डेसिमल कहीं नहीं है तो बाहर तो मानेंगे ही ना भाई, कहीं डेसिमल नहीं है तो बाहर तो हो ही गया। अब कितने स्थान इधर जाना है डिवाइड करने पर, 3, 1 2 3 जीरो है ना, तो 1 2 3, 3 के लिए जीरो लगा देना यहाँ, ऐसे यहाँ पे था ना, तो 1 2 3 यहाँ लग गया, एक जीरो आगे लगा देते हैं, ये इसका आंसर बन जाता है जी। ठीक है, 8th क्लास में काफी क्वेश्चन हैं, उसे आप जरूर करिएगा प्रैक्टिस, है ना। एक और करते हैं, ध्यान दो।
देखिएगा, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है, उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, तो उनकी आयुओं का योग बताओ। देखो, उन्होंने कहा है कि दो व्यक्ति हैं, उनकी जो एज है ना, उनका रेशियो दे रखा है, उनमें से एक क्या है, उससे 40 साल ज़्यादा है, बड़ा है उससे, तो उनकी आयु यानी उनकी जो एज है उसका हमें सम बताओ, टोटल बताओ। तो मान लेते हैं पहले व्यक्ति को, माना पहले व्यक्ति की आयु x वर्ष मान ली मैंने, सही है। तो दूसरा उसे 40 वर्ष बड़ा है, तो बताओ कितनी होगी उसकी। 40 वर्ष ज़्यादा है किससे, इससे, तो कितनी हो जाएगी बताओ। तो 40 जोड़ देंगे इसमें, वो हो गया x+40 वर्ष का दूसरा वाला, ठीक है। अब कह रहा है इनका अनुपात 5:9 है। अनुपात के लिए क्या करते हैं, उसे भिन्न में रख देते हैं, फ्रैक्शन में। तो इसके अपॉन इसे रख दो, x/x+40, और ये कितना दे रखा है 5:9, तो इसे ऐसे लिख लेते हैं 5/9। बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 का तो इससे करो, देखो ऐसे 9 कैसे किया, 9x इक्वल लगाओ। अब 5 का इससे भी होगा, इससे भी होगा, दोनों से होगा। 5 का मैंने किया 5x, और 5 का 5 चौक 20 यानी 200, ठीक है। x को x के पास ले आओ, इधर आके माइनस का हो गया ना, इधर 200 ऐसे ही रखो इसको। 9 में से 5 गए 4x, 4x बराबर 200, तो x बराबर 200, और ये कहाँ पहुँचेगा, नीचे डिवाइड में, ये हो गया जी 50 बार कट गया, x बराबर 50 आ गया जी आपका। यानी पहले की तो आयु आ गई, जो पहले की मैंने उम्र क्या मानी है, x ही तो मानी है, और दूसरा क्या है, उसे 40 वर्ष ज़्यादा है, तो 40 और जोड़ देना, दूसरा कितने का होगा, 90 साल का हो गया, ठीक है ना। तो एक तो हो गया आपका 50 वर्ष का, दूसरा क्या हो जाएगा, x+40 कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू डाल दो, x क्या है मेरा 50 निकल के आया, इसमें 40 और जोड़ना है बस, कितना हो गया 90, और ये हो जाएगा दूसरा कितना हो जाएगा 90। इसका योग पूछ रहे हैं, योग बता देना, अब तो जोड़ देना इसमें, अब क्या बचा है, बात समझिए ना यहाँ से। ये कितना हो गया 90 और 50 140, तो उन दोनों की आयु का जोड़ 140 होगा। समझ में आ गया ना। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। इसे बहुत ध्यान से करिएगा, इनको क्वेश्चनों को, सिलेक्शन पक्का होगा। थैंक यू।